So we'll go ahead with next topic today. तो as usual हर दिन हम लोग आगे जाने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा उसका एक क्विक रिकैप करेंगे एज यूजुअल. तो इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर में मतलब कल के लेक्चर में वी हैव स्टार्टेड ऑफ विथ न्यू चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. अब इसमें स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट में मतलब क्या क्या स्टडी करना है. वी नो दैट व्हेन यू हैव टू चार्जेस एट रेस्ट दे एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर. तो हमको फोर्स का स्टडी करना है. देन हर एक चार्ज अपने सराउंडिंग में एक स्पेस जनरेट करता है जिसमें दूसरा चार्ज आए तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स. ऐसे स्पेस को बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड. तो टुडे वी विल आल्सो डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. देन आल्सो हर एक चार्ज अपने सराउंडिंग में जनरेट समथिंग कॉल्ड एज पोटेंशियल. जैसे ग्रेविटेशन में था वैसा का वैसा यहाँ पे है. तो वी विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इस चैप्टर में देखेंगे आगे. देन वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी था एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस. तो इफ यू रिमेंबर चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर जस्ट लाइक मासेस. अगर एक सिस्टम है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अलग अलग पार्ट पे इफ यू हैव चार्जेस तो टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज द एडिशन ऑफ इज द सम ऑफ चार्जेस ऑन ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. लेकिन जब चार्जेस को तुम ऐड करते हो तो हमको चार्जेस का साइन भी कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि अनलाइक मासेस पॉजिटिव ही होते हैं. तो जब हम मास को ऐड करते हैं तो टोटल मास जो भी तुम ऐड करोगे तो तुम डायरेक्ट एडिशन करते हो क्योंकि उसमें नेगेटिव तो होता है नहीं. लेकिन चार्जेस कैन ऑल्सो भी नेगेटिव. तो वाइल यू आर एडिंग द चार्जेस यू हैव टू कंसिडर द साइन ऑल्सो. जो चार्ज नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा. विच ऑल्सो मीन्स कि जैसे टोटल मास कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, टोटल चार्ज कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो ऑल्सो. हमने सेकेंड प्रॉपर्टी देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस जिसमें वी हैव सीन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विच इज 1.6 into 10 - 19. कहाँ से मिला ये? देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. थर्ड प्रॉपर्टी दैट वी हैव सीन वाज if you remember conservation of charges. Charges can neither be created nor be destroyed but they can be transferred from one body to another body. तो total charge on an isolated system is constant. चार्ज ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हो. इसके बाद हमने देखा था अगर हमारे पास दो चार्जेस है एट रेस्ट तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज सीन दैट दीज टू चार्जेस एक्सर्ट फोर्सेस ऑन each other. The force can be attractive or it can be repulsive depending on the type of charges. तो हमको फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अगर फाइंड करना है तो कौन सा लॉ यूज करते हैं हम लोग? कूलम्ब्स लॉ. इट टेल्स यू दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे. इट डिपेंड्स ऑन नंबर वन व्हाट इज द सराउंडिंग मीडियम एंड नंबर टू द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड. तो ये जो फोर्स के फॉर्मूला में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया K, इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. नंबर वन सराउंडिंग मीडियम एंड नंबर टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड. अगर हम ऐसा सिस्टम यूज कर रहे हैं और अगर सराउंडिंग मीडियम फ्री स्पेस या एयर है, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, तो जो K है उसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹. और मैंने कल K का तुमको यूनिट भी बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और हमने K के डायमेंशंस भी फाइंड किए थे. तो आपको पता होना चाहिए K के डायमेंशंस क्या होते हैं. तो पता है क्या आपको? गए तो वो अभी आप खुद के लिए वर्कआउट करोगे. यू हैव टू वर्क डायमेंशंस. मैंने कल ऑलरेडी बताया तुमको डायमेंशंस क्या आते हैं के. इसके बाद हमने डिफाइन किया था समथिंग कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी. मैं एक भी चीज यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज हर दिन जब हम नया टॉपिक चालू करेंगे तुमको पिछला सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है. पता मतलब सिस्टम के अंदर फिट होना चाहिए तुम्हारे. तो हर बार बुक खोलोगे फिर देखोगे हाँ ऐसा था, ऐसा नहीं था. यू हैव टू रिमेंबर व्हाट यू लर्नड यस्टरडे सो दैट यू कैन लर्न न्यू थिंग्स टुडे. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ
as a ratio of absolute permittivity of the medium to that of permittivity of free space, or it is defined as a ratio of force between two charges when they are in vacuum to that of force between same charges at the same distance when they are in medium. तो दो तरीके से हमने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन किया था। पक्का पक्का। इसके बाद हमने व्हाट इज 1 कूलम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो डिफाइन किया था। अब मैं उसके डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा। एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब उसके आगे का स्टोरी, इसके आगे का स्टोरी ऐसा है कि अब तक हम लोग दो ही चार्जेस की बात कर रहे थे, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, व्हिच यू ऑफ कोर्स नाउ नो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 तब लिखोगे जब सराउंडिंग मीडियम क्या हो, वैक्यूम या फिर एयर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और एडिशनली तुमको मैंने बताया था डायरेक्शन। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12 was Q1 Q2 by R square 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square R21 cap। क्योंकि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है 1, कौन लगा रहा है 2, और दोनों चार्जेस क्या है पॉजिटिव, तो फोर्स क्या है रिपल्सिव। तो 2 1 को क्या करेगा, खुद से दूर धक्का देगा, मतलब पुश करेगा। तो 2 to 1। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये होता है 1 से 2। अब अगर हमारे पास दो चार्जेस से ज्यादा चार्जेस हो, हमने ये सेम कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में देखा था, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अब तक हम सिर्फ दो ही चार्ज में कितना फोर्स है ये देख रहे थे। अब हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है और हमको फाइंड करना है कि व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ये सेम हमने वी हैव सीन इन ग्रेविटेशन आल्सो। तो व्हाट वी हैव नाउ इज, सो व्हेन a number of charges are interacting, when you say interacting मतलब they are basically exerting forces on each other। तो जब मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस है एंड इफ दे आर इंटरैक्टिंग दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर, और हमको फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। सो लेट अस से इस चार्ज को नाम दे देता हूँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड लेट अस से nth चार्ज। तो व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट पे फोर्स निकालते हो ड्यू टू सेकेंड, फर्स्ट पे फोर्स निकालते हो ड्यू टू थर्ड, फर्स्ट पे फोर्स निकालते हो ड्यू टू फोर्थ। मतलब आप पहले इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल लेते हो फर्स्ट चार्ज पे। जब तुम फर्स्ट पे फोर्स निकाल रहे हो ड्यू टू सेकेंड, मतलब यू आर फाइंडिंग F12, तब बाकी सारे चार्जेस को हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जब हम फोर्स निकाल रहे हैं F13, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, तो हम बाकी सारे चार्जेस को क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। रिमेंबर, तो हम पहले इंडिविजुअल फोर्सेस फाइंड करते हैं और इन सबको क्या करते हैं, वेक्टर सम। एडिशन नहीं बोलते यहाँ पे बोलते हैं वेक्टर सम। क्योंकि जब तुम बोलते हो एडिशन तो तुम फोर्सेस को डायरेक्ट ऐड कर दोगे, लेकिन फोर्सेस को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते ना जब तक फोर्सेस का डायरेक्शन सेम नहीं हो। तो यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ सेम आएगा, अगर मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 फाइंड कर रहा हूँ, तो लेट अस से 1 और 2 में डिस्टेंस है R12। लेट अस से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या आएगा, 2 to 1, तो ये आ गया F12 का डायरेक्शन। अगर मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 फाइंड कर रहा हूँ, इस डिस्टेंस को R13 बोल देता हूँ, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 3 to 1। अगर मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 फाइंड कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट ये R14 डिस्टेंस है और ये क्या हो गया F14। आर ऑल दिस वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, नो, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली ऐड। तुमको वहां मेंशन करना पड़ता है कि वो वेक्टर सम है। वो क्या है, वो वेक्टर सम। तुम स्केलर फॉर्म में ऐड तब कर सकते हो डायरेक्टली जब सारे फोर्सेस का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो रिमेंबर, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, इंटरैक्शन मतलब दे आर एक्सर्टिंग फोर्सेस ऑन ईच अदर। व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, द टोटल फोर्स, नेट फोर्स भी बोल सकते हो,
The total force on any one of the charge is the vector sum, vector addition, vector sum due to all other charges is a total force on any other charge is a vector sum of forces, vector sum of forces on that charge individually. हाँ, नोट्स में हो सकता है थोड़ा सा स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर अलग हो, क्या फ़र्क पड़ता है, लिखने में तो ग्रामर तो चेंज हो सकता है ना, डजंट मैटर। अल्टीमेटली मीनिंग तो वही है कि तुम एक चार्ज पे टोटल फोर्स निकाल रहे हो, तो पहले तुम इंडिविजुअली फाइंड करोगे कि दूसरे ने कितना फोर्स लगाया, तीसरे ने कितना लगाया, और फिर सबको क्या करोगे, ऐड। तो वही लिखा है मैंने, when a number of charges are interacting, the total force on any one of the charge is a vector sum of forces on that charge individually. 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 पक्का? Whatever you are eating, you should go and throw out now. क्लियर यहाँ तक? तो अगर मुझे टोटल लेटर से पहले तो मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है। लेटर से यू हैव Q1 चार्ज, यू हैव Q2 चार्ज, यू हैव Q3 चार्ज, यू हैव Q4 चार्ज एंड यू हैव Qn charge. So let us consider n charges. So consider charges Q1, Q2, Q3, Q4, Qn. तो हमारे पास ये चार्जेस है as shown. हमको फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज। चलो पहला चार्ज ही मान लेते हैं, तो let F1 bar be the total force on charge Q1 due to all other charges. गुड। देन लेट, अभी ये जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स फर्स्ट चार्ज पे किसने लगाया, 2 ने, तो लेट F12 बी द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2. F13 is what, force on Q1 due to Q3 and so on so forth. तो F1n is the force on Q1 due to Qn. पक्का, श्योर, गुड। Therefore total force F1 बार क्या आएगा, force on 1 due to 2 plus force on 1 due to 3 plus force on 1 due to n. Therefore total force on 1 is, what is force on 1 due to 2 का फॉर्मूला, 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by, हाँ यहाँ पे r स्क्वायर बोल के नहीं चलने वाला, 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12 स्क्वायर। आपको यहाँ पे डिस्टेंसेस अलग अलग है, 1 और 2 में जो डिस्टेंस है 1 और 3 में उतना डिस्टेंस नहीं है, 1 और 4 में उतना डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंसेस में और मे नॉट बी सेम, तो तुमको स्पेसिफाई करना पड़ता है ऐसा। और बाय द वे ये वेक्टर है तो इधर भी इसको वेक्टर बनाना पड़ेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या होगा, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन फोर्स किस पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, तो 2 1 को अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है, तो 2 1 को अपने से दूर धक्का दे रहा है, अपने से दूर, 2 से 1 की तरफ, तो R21 कैप प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर। अभी जल्दी बताओ क्या लिखे, R31 कैप प्लस 1/4 pi epsilon 0 Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर Rn1 कैप। ये हो गया टोटल फोर्स। इजी। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल सा टॉपिक है।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो। यहाँ पे पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशन में हमने सेम कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें मासेस थे, यहाँ पे चार्जेस है। जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो दे आर इंटरैक्टिंग, मतलब वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो हमको फाइंड करना है कि व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। तो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, दिस इज लेट अस से Q4, दिस इज Qn एंड आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन लेट अस से फर्स्ट चार्ज। तो हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज। तो आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज F1 बार। तो फर्स्ट पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, सेकंड। फाइंड कर लिया, गुड। प्लस F13 प्लस F14 प्लस 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 F1n। हम फिलहाल सिर्फ फर्स्ट चार्ज की बात कर रहे हैं। इफ यू वांट तुम सेकंड चार्ज पे भी फाइंड कर सकते हो, कोई बात नहीं, मैं तुमको जनरल फॉर्मूला बना के दे दूंगा। नोट्स में नहीं लिखा है मैंने, बट यहाँ पे तुमको मैं जनरल फॉर्मूला बना के दे दूंगा। तो वो फॉर्मूला तुम यूज करके किसी भी चार्ज पे फोर्स निकाल सकते हो टोटल। तो व्हाट इज F12 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 upon R12 square R21 cap, where R12 is the distance between 1 and 2 and R21 cap is the vector from 2 to 1. So R21 cap is the direction of force on 1 due to 2. तो प्लस फोर्स ऑन 1 due to 3 क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप। तो यहाँ पे भी जो 1 और 3 में डिस्टेंस है वो R13 है और डायरेक्शन जो है वो 3 to 1 है, तो R31 कैप एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे जितने भी टर्म्स होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर RN1 कैप। हो गया, डन। अब इसी को अगर शॉर्टकट फॉर्म में लिखना है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, पहले तो पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। इफ यू सी, डू यू सी, हम पहले पे दूसरे ने कितना फोर्स लगाया वो कैलकुलेट करते हैं, प्लस पहले पे तीसरे ने कितना फोर्स लगाया वो कैलकुलेट करते हैं, प्लस। तो जब आप नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करते हो तो उसको हम लोग समेशन कन्वेंशन में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, समेशन। तो समेशन, और बाय द वे समेशन लिखने से पहले हर एक में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था क्या, हाँ वो तो कांस्टेंट है ना, उसको तो बाहर रखो। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर रखा, समेशन। समेशन यहाँ तुम फोर्स किस पे कैलकुलेट कर रहे हो, 1 पे। तो जितने भी टर्म्स है उसमें Q1 आने ही वाला है, Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q1 Qn। तो सब में क्या आने वाला है, Q1। और साथ में कौन आएगा, Q2 Q3 Q4 Q5। तो एक काम करता हूँ, उसको J बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ, J। और यहाँ पे बोलता हूँ कि J की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो और N तक जाओ। मुझे पता है 1 नहीं आ सकता, मुझे पता है, तो मैं आगे लिख देता हूँ J इज नॉट इक्वल टू 1। बराबर, पक्का। क्योंकि J की वैल्यू 1 हो नहीं सकती ना। जैसे ग्रेविटेशन में देखा था तुमने, एक मास खुद पे फोर्स लगाता है क्या, वैसे ही एक चार्ज खुद पे फोर्स लगाता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे अगर तुम पहले चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हो तो J की वैल्यू 1 से स्टार्ट तो करोगे लेकिन 1 नहीं लोगे, क्योंकि Q1 कैनॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन itself। मुझे पता है मैं 2 भी लिख सकता था, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि मैंने बोला मैं जनरल फॉर्मूला बनाने वाला हूँ। जरा रुको, ये तो पहले पे निकाल रहे हो ना, दूसरे पे करना होगा तो क्या करोगे, देखते हैं। अपॉन R1J, क्योंकि 1 2 1 3 1 4 1 5 का स्क्वायर। इधर 1J था, 1 2 था, 1 3 था, तो उधर क्या था 2 1 3 1। देखो देखो 1 2 तो इधर क्या लिखा, 1 3 तो क्या लिखा, तो RJ1 क्या हो गया। पक्का पक्का, हाँ। J1 सुन के सबको एक दूसरे देख रहे, हाँ खाना हो गया। ओके, आई होप यू हैड अ वेरी गुड J1, लेकिन दिस इज नॉट दैट J1 दैट यू ईट, इट इज J and 1। पक्का 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 पक्का, श्योर श्योर श्योर, 100%, हाँ कि ना, हाँ। अब ये तो था टोटल फोर्स किस पे, फर्स्ट पे। अगर मुझे सेकंड पे निकालना हो तो, थर्ड पे निकालना हो तो एक काम करो, इधर I लिख दो FI,
जहां जहां वन था वहां वहां सिर्फ जे की वैल्यू में छोड़ के इधर क्या लिखोगे आई, इधर क्या लिखोगे आई, इधर क्या लिखोगे आई, इधर क्या लिखोगे आई। बन गया आपका शॉर्टकट फॉर्मूला। अब अगर मुझे पहले चार्ज पे फोर्स निकालना है तो मैं आई की वैल्यू क्या करूंगा, वन। तो आई की वैल्यू वन कर दी तो ये भी वन हो गया, ये भी आई वन हो गया, यहाँ पे भी वन हो गया। ठीक, तो जे की वैल्यू वन से स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन वो देखेगा अरे आई की वैल्यू कितनी है, वन है, तो वन नहीं लेगा वो। तो देखो आई की वैल्यू क्या लिखी मैंने, वन, तो जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वन, लेकिन नीचे क्या कंडीशन है, जे कैन नॉट बी इक्वल टू आई, आई की वैल्यू वन है, तो जे की वैल्यू वन काउंट होगी क्या, नहीं, उसकी अगली काउंट होगी। तो वन टू वन थ्री। अगर मुझे सेकेंड चार्ज पे फोर्स निकालना है तो आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, टू, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू, टू लिखेंगे ना यहाँ पे। यहाँ पे टू, तो यहाँ पे भी क्या, टू, यहाँ पे भी क्या आएगा, टू, यहाँ पे भी क्या आएगा, टू, टू आ गया, जे की पहली वैल्यू क्या है, वन, तो पहला टर्म आएगा क्यू टू क्यू वन अपॉन आर टू वन स्क्वायर, आर वन टू कैप, स्क्वायर नहीं है कैप है। फिर सेकंड वैल्यू क्या होगी जे की, टू, लेकिन जे की वैल्यू टू है, आई की वैल्यू भी कितनी दी तुमने, टू, तो काउंट करेगा क्या, नहीं, अगले वैल्यू पे जाएगा। तो ये बन गया आपका जनरल फॉर्मूला। तो ऐसा जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। और अगर आप लोगों को कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है ना, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही हो रही है इधर, इसको हम लोग कोडिंग लैंग्वेज में बोलते हैं लूप बनाना, लूप, एक ही चीज को बार बार रन करना। तो तब तुम यही सब यूज करने वाले हो। फॉर आई इक्वल्स टू वन, रन जे फ्रॉम वन टू एन, ऐसा उधर कोडिंग में करने वाले हो। जब करोगे तब सीखोगे। तो एनीवेज दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। क्लियर है यहाँ तक, पक्का पक्का। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ठीक है, गुड। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सो फार व्हाट वी नो इज, अगर हमारे पास दो चार्जेस है, if we have two charges they exert forces on each other and the magnitude of this force decreases with increase in distance। मतलब जैसे जैसे दोनों चार्जेस में डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स क्या होगा, कम होगा। सो वी नो दैट what do you know, we know that, बताओ तो what do you know, अभी तो सिखाया, अभी तो बताया था, अभी बताया। What do you know, if you have two charges what they do, they exert forces on each other। So we know that two charges at rest exert forces on each other, the magnitude of this force of course direction also, you can say the magnitude and direction of this force, the magnitude and direction of this force changes with change in position or with change in distance। तो अगर मेरे पास दो चार्जेस है, एट रेस्ट है, दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर, और अगर मैंने इनका पोजीशन चेंज कर दिया तो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और हो सकता है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, वैसे बाय द वे इसका मतलब ये होता है कि हर एक चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसमें अगर दूसरा चार्ज आए तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। सो therefore there is a space surrounding every charge in which another charge experiences force। Therefore there is a space surrounding every charge in which
in which another charge experiences force. Another charge experiences force. तो मैं वापस बता देता हूँ, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर दो चार्जेस है रेस्ट पे तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर एक्सर्टिंग फोर्सेस ऑन ईच अदर। और अगर मैंने डिस्टेंस चेंज किया, पोजीशन चेंज किया, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो सकता है, चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेस है जिसमें अगर दूसरा चार्ज आ जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दस देयर इज अ स्पेस सराउंडिंग एवरी चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो ये जो सराउंडिंग स्पेस है जिसमें दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देयरफॉर द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज, the space surrounding a charge in which another charge experiences force, is known as electric field, अब जो मैंने पहला सेंटेंस लिखा था ना उसका भी कुछ मतलब था, मैंने जानबूझ के लिखा, वी नो दैट टू चार्जेस एट रेस्ट एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर। फिर मैंने जानबूझ के लिखा द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स चेंजेस विद चेंज इन पोजीशन। अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लो, ऐसा क्यों लिखा हम लोगों ने। अब देखो ऐसा है, फिर तुमने आगे बोला कि इसका मतलब ये हुआ कि हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक स्पेस है जिसमें दूसरा चार्ज आया तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, इस स्पेस को तुमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स। अगर दूसरे चार्ज को मैंने मूव किया तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। वेरी गुड, पक्का। तो हमको मैथमेटिकली भी तो चाहिए ना, हमको मैथमेटिकली भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है। तुम हर बार थ्योरेटिकली नहीं बोल सकते ना, देयर इज अ स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। फिर कोई पूछ लेगा कितना फोर्स, कैसे बताओगे कितना फोर्स, वो तो नहीं पता, बस एक स्पेस है जहाँ पे दूसरा चार्ज आया वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना कर रहा है वो नहीं पता। तो कितना कर रहा है वो बताने के लिए हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगता है। जैसे तुमने फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया 1/4πε0q1q2/r², वैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या चाहिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या चाहिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब एक काम करेंगे, नोट्स में जो भी लिखा हो या बुक्स में जो भी लिखा हो, मैं तुमको जैसा बोल रहा हूँ वैसा याद रख लेना, बहुत इजी जाएगा समझने में। एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है। मैंने इसलिए बोला कि मैंने ये ऐसा ही नहीं लिखा, उसका कुछ मतलब था। तो ऐसा है, मैंने आपको ये बताया कि अगर मेरे पास दो चार्जेस है, रेस्ट पे है, तो वो एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्सेस, राइट। तो मैं एक काम करूंगा, मैं पहले दो चार्ज ही इमेजिन कर लूंगा, एक कैपिटल क्यू, एक स्मॉल क्यू। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि इन दोनों में फोर्स कितना है, पता है ना, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय r²। अब ये फोर्स का ही डेफिनेशन यूज कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाने के लिए। वो कैसे करते समझ लो। सो consider two charges capital Q and small q separated by a distance r, small r. Right, we know that, what do you know, force between these two charges is given by, what is force, 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q by r²। पक्का पक्का। अब अगर मैं इन दोनों में से एक चार्ज की वैल्यू यूनिट पॉजिटिव कर दूं, व्हाट इज यूनिट पॉजिटिव, +1 कूलम। यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब प्लस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +1 कूलम। अब इमेजिन मैं इन दोनों चार्जेस में से जो स्मॉल क्यू है उसकी वैल्यू क्या कर देता हूँ, +1 कूलम। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो,
if small q equal to +1 coulomb, तो what will be force? 1/4 pi epsilon 0 q by r square, क्योंकि स्मॉल q की वैल्यू क्या हो गई 1। बस इसी को बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसका पूरा मतलब समझाता हूँ वापस एक बार। देयर इज अ स्पेस surrounding a charge in which another charge experiences force, but the value of force is not constant, because when you move the other charge, the value of force also changes, right? तो ये जो स्पेस सराउंडिंग एनी चार्ज है जिसमें दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? फोर्स, उसको हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये थियोरेटिकल डेफिनेशन है, हमको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो जो पता है वहां से स्टार्ट करते हैं। क्या पता है? अगर दो चार्जेस हो, कौन से दो चार्जेस हो? कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। अगर दोनों में डिस्टेंस कितना है? आर, तो फोर्स कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर इसमें से मैं एक चार्ज की वैल्यू यूनिट पॉजिटिव मतलब +1 कूलम कर देता हूँ, तो वो जो फोर्स का इक्वेशन है उसी को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफाइन कैसे करोगे? अब देखो थोड़ा अच्छे से समझ लो, डिफाइन कैसे करेंगे। यहाँ पे जिसकी वैल्यू तुमने 1 कूलम कर दी, किसकी वैल्यू 1 कूलम कर दी? स्मॉल क्यू, तो ये +1 कूलम है ना। तो फोर्स वो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? फोर्स। क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? किसकी वजह से कर रहा है? कैपिटल क्यू। किसके से कर रहा है? किसके से कर रहा है? कैपिटल क्यू। कौन कर रहा है? स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या है? +1 कूलम। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसकी वजह से कर रहा है? राइट, बराबर। एट अ गिवन डिस्टेंस कर रहा है। डिस्टेंस चेंज हुआ तो फोर्स चेंज होगा क्या? हाँ, बराबर। अब डिफाइन करेंगे। दस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, किसने एक्सपीरियंस किया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। Thus, electric field is defined as a force experienced by unit positive charge, बराबर, at that point, due to the other charge। तो फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? अदर चार्ज ने। एक्सपीरियंस किसने किया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने। उस पॉइंट पे, क्योंकि मैं डिस्टेंस चेंज करूंगा तो पॉइंट चेंज होगा ना, तो फील्ड की तो चेंज होगी ना। हाँ, बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए हम कुछ नहीं करते, हम फोर्स का फॉर्मूला उठाते हैं। एक चार्ज को +1 कूलम कर देते हैं। जो चार्ज +1 कूलम कर दिया वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो जो दूसरा चार्ज है वो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम किसका फील्ड डिफाइन कर रहे हैं? दूसरे चार्ज का। और दिख भी रहा है यहाँ पे कौन है? कैपिटल क्यू। तो इक्वेशन में कौन बचा? कैपिटल क्यू। तो फील्ड किसका है? कैपिटल क्यू। उसी फोर्स को नया नाम क्या दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी को इंग्लिश में लिखेंगे वापस। तो फिजिक्स यही है, इंग्लिश को मैथ्स में लिखो, मैथ्स को इंग्लिश में लिखो, हो गया, बराबर। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हो रहा है? कैपिटल क्यू, राइट। उस फील्ड में हमने किसको रखा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। उसने जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस किया उसी फोर्स को क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, as the force experienced by, किसने एक्सपीरियंस किया? अरे स्मॉल क्यू बोलना बंद करो, उसकी वैल्यू बताओ क्या है वो? बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट। डन। तो उस गिवन पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस किया उसी फोर्स को क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। पक्का पक्का, श्योर, 100%। गुड। अभी जेई के क्वेश्चन जब आएंगे ना तब तुमको बताता हूँ कैसे आते हैं, इसलिए पहले पूरा बेसिक समझ लो। हमको क्या डिफाइन करना था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज अ स्पेस सराउंडिंग एनी चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। अनदर, दूसरा, पक्का। तो हमने दो चार्जेस लिए, कैपिटल क्यू, उसमें दूसरा चार्ज लाया स्मॉल क्यू। वो छोटा क्यू क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? फोर्स। अब वो छोटे क्यू की वैल्यू क्या कर दी? 1। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस किया उस पॉइंट पे उसका क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल दिया? दस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, कौन एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स? यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट।
पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। चलो मान लेते हैं मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मेरे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, एक चार्ज है स्मॉल क्यू, मेरे पास सारे चार्जेस हैं लेकिन मेरे पास 1 कूलम का चार्ज नहीं है, तो मैं क्या करूं फिर? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं करेंगे फिर, है? हम आंसर लिख के आएंगे, सिंस वी डू नॉट हैव यूनिट पॉजिटिव चार्ज हेंस वी कैन नॉट डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। गुड, थोड़ा लॉजिकली सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या था? यही एफ क्या बन जाएगा? ई। कंडीशन क्या है? क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। पक्का, श्योर श्योर। मतलब मुझे ये जो क्यू है इसको यहाँ से गायब करना है। क्या करना है? एक काम करो, गायब करना है ना तुमको, तो गायब करेंगे। पता कैसे करेंगे? पता है, दोनों साइड्स को क्यू से डिवाइड कर लेंगे। हो गया गायब, क्योंकि अभी क्या हो जाएगा? कैंसल। ये कैंसिल हो गया, मतलब ये क्या बन गया? यूनिट पॉजिटिव। तो ये जो भी है इसको क्या नाम दिया था तुमने? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? एफ बाई क्यू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नया डेफिनेशन बन गया, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। तो जब हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं हो तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ट्रिक यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मेरे पास एक कैपिटल क्यू है, यस। मेरे पास एक स्मॉल क्यू है, यस। मुझे पता है दोनों में फोर्स कितना है, यस, बराबर। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था। कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्मॉल क्यू, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 कूलम। नहीं है ना, तो डिवाइड बाय क्यू। डिवाइड बाय क्यू कर दिया क्या तुमने? यस। ये क्यू और ये कैंसिल हो गया क्या? यस। इसी को क्या बोल देंगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड। पक्का पक्का, हाँ हाँ, हाँ हाँ कि ना ना? हाँ हाँ, वेरी गुड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज फोर्स अपॉन चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। अब क्योंकि तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, तो ऐसा यूनिट भी देख लो फिर। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। हो गया। अब इसी का डायमेंशन भी फाइंड कर लेंगे। फोर्स का डायमेंशन अपॉन चार्ज का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t minus 2. Charge is not a fundamental quantity but current is fundamental quantity. Current is charge upon time. So what is charge? Current into time. Current into time. Current को अगर मैं a बोल रहा हूँ, टाइम को मैं t बोल रहा हूँ, तो ये टोटल अगर देखोगे m1 l1 t minus 3 a minus 1, देखो डायमेंशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के दिए होंगे ये। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड, क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर? पक्का क्लियर। अब थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान जो नोट्स में नहीं है, क्योंकि वो तुमको अब खुद को सोचना पड़ता है। थोड़ा सा सोचो और ध्यान दो। चलो मान लेते हैं मेरे पास दो चार्ज है, Q1 और Q2। अब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, मैं कैपिटल Q स्मॉल Q नहीं बोलने वाला। Q1 एंड Q2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। Okay, good. We know that. What is the force between these two charges? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. Sure sure, 100%। अब इसी फॉर्मूला को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, बराबर। फिर इस Q2 को मैं यहाँ डिवाइड कर सकता हूँ क्या? हाँ, कर सकता हूँ, हाँ कि ना? हाँ। लेकिन फोर्स अपॉन चार्ज कौन था डेफिनेशन के हिसाब से? इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो चार्ज डिवाइड हुआ वो कौन है? Q2। और उधर कौन बचा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका पता है? Q1 का। किसका? Q1 का। किसका? Q1 का। और फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? Q2। तो इसको बोलते हैं E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज। श्योर, पक्का। अब मैं इसी फॉर्मूला को ऐसा भी तो कर सकता था ना, इसको बाहर रख देता, हाँ कि ना? हाँ। और इस चार्ज को यहां लाता, हाँ कि ना? हाँ। तो ये भी तो क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। लेकिन इधर कौन है अब? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? 2 का। किसका है? 2 का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज इज फोर्स अपॉन Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड चार्ज इज फोर्स अपॉन Q1। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड,
100%। अब इसी को कई कई जगह पे नहीं बोला होगा तो मैं तुमको बताता हूँ, वैसा याद रखना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ फॉर्मूला याद रखना भी होता है। अभी शुरुआत है। फिजिक्स इज लाइक लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में, इतने सारे याद है यहाँ पे। हजारों टाइप के फॉर्मूला बन गए, 100-200 तो बनने ही वाले हैं ना। हाउ गुड इज बॉलीवुड विथ फिजिक्स, सब कुछ फिट हो जाता है इधर। बस ये सब मैं इसलिए हर लेक्चर में, हर बैच में बताता रहता हूँ, फिजिक्स इज द मोस्ट सिंपल सब्जेक्ट ऑफ ऑल। यू जस्ट नीड टू बी क्रिएटिव इन अ साइंटिफिक वे। क्या कर रहे हैं हम लोग, कब से क्या बोल रहे हैं? हमने बोला कि हमको पता है, पता है। अब तुम मूवी देख के तुमको पूछा मैंने स्टोरी बताओ तो कैसे बताते हो? अरे ऐसा ऐसा था, वैसा वैसा था, वैसा वैसा था। देखा क्या वो अभी नया मूवी आया? हाँ, उसकी शुरुआत देखी, शुरुआत। हाँ, शुरुआत में वो ऐसे लटक रहा था। आई वॉज अबाउट टू पुट अ स्टेटस, पुष्पा द पेंडुलम। एनीवेज, हर जगह पे फिजिक्स लगता है। गुड। एनीवेज, पेंडुलम ही तो है वो, ऑसिलेटरी मोशन। चलो अभी यहाँ ध्यान दो। आई कीप ऑन डूइंग सच थिंग्स जस्ट टू वेक यू अप एंड पे अटेंशन हियर। अब देखो, इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करेंगे। हमको फोर्स तो पता ही था, हमने फील्ड डिफाइन कर ही लिया। अब सिर्फ ऐसा है कि दो चार्जेस है। एक है सम चार्ज Q1, एक है दूसरा चार्ज Q2। देखो हो क्या रहा है, ऐसा हो रहा है कि Q1 का फील्ड था, किसका फील्ड था? राइट, उसमें कौन आ गया? Q2। कौन आ गया? Q2। कौन आ गया? Q2। पक्का? श्योर? तो Q1 का फील्ड था, तो सोर्स चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोर्स। उसमें कौन आ गया? Q2। उसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज? 1/4πε0 Q सोर्स Q टेस्ट अपॉन R²। बराबर। फील्ड किसका है? सोर्स का है। फील्ड किसका है? तो टेस्ट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? 1। क्या करनी पड़ेगी? 1। इसको उठाओ, यहाँ रखो। तो यहाँ कौन बचा? सोर्स। तो ये फील्ड किसका है? सोर्स का है। तो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। राइट। कोई बोलेगा मेरे को उल्टा करना है, मेरे को सेकेंड चार्ज का फील्ड डिफाइन करना है। किसका? सेकेंड चार्ज। किसका? अच्छा, ये पहले केस में सोर्स कौन है? Q1। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? 1। राइट। सोर्स कौन है? 1। फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? 1। एक्सपीरियंस किसने किया? फोर्स 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। कोई बोलेगा नहीं मेरे को उल्टा, मेरे को Q2 का फील्ड डिफाइन करना। तो कुछ मत करो, इसको यहाँ रखो और इस 1 को यहाँ रखो, हो गया, डन। क्योंकि अगर Q1 सोर्स है तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? Q2। तो सोर्स का फील्ड इज फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। उल्टा है, अगर Q2 फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? Q1। तो E2 विल बी F अपॉन Q1। अब याद रहेगा? पक्का पक्का याद रहेगा? गुड। अभी स्टोरी यहां से आगे चालू होती है। हाँ, अभी ऐसा है, ध्यान दो। मतलब इन शॉर्ट, कम से कम तुमको ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। ये तो समझ में आ गया, तुमको यूनिट्स मिल गए, डायमेंशंस मिल गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए तुमने टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या की थी? 1 किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये था हमारा सोर्स चार्ज, जो लेट अस से +Q है, और हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी थी? +1 कूलम। क्या कर दी थी? +1 कूलम। यू नो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, और यू नो अगर राइट हैंड साइड वेक्टर तो लेफ्ट हैंड साइड को वेक्टर बनना ही पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब जब तुम वेक्टर की बात कर रहे हो तो वेक्टर बोल रहे हो तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना। तुम जनरल फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला तो मिल गया हमको, 1/4πε0 Q/R²। अगर चार्ज, सोर्स चार्ज कैपिटल Q है तो फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? कैपिटल Q। तो यहाँ क्या आएगा? कैपिटल Q। स्मॉल Q ने प्रोड्यूस किया तो क्या आएगा? स्मॉल Q। ये आ गया जनरल फॉर्मूला। पक्का? अब हमको क्या चाहिए? डायरेक्शन। वो कैसे निकालते हैं?
ये कौन है? सोर्स चार्ज। ये कौन है? टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या है? +1 कूलम। ये +1 कूलम को ये वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, क्या होगा? क्या होगा? रिपेल। मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन पुल होगा कि पुश होगा? फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? टेस्ट चार्ज। लगा कौन रहा है? सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज को क्या कर रहा है? पुश, मतलब अपने से दूर भेज रहा है। पक्का? श्योर? 100% श्योर? और अगर ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता तो क्या होता? पुल होता। मतलब ये जो टेस्ट चार्ज है वो इसके पास में आता, और अगर ये पॉजिटिव है तो दूर जाएगा, और नेगेटिव है तो पास में आएगा, है ना? पॉजिटिव है तो दूर जाएगा, नेगेटिव है तो पास में आएगा। बस हो गया डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड अवे। अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या लिखा तुमने? फोर्स बाय, हाँ, चैप्टर नंबर 2 याद है क्या आपको? हाँ 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 बोले ना। अभी इसका मतलब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ए बार इक्वल टू बी बार का मतलब होता है दोनों वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब बताओ। मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम बट डायरेक्शन इज सेम, इसका मतलब बताओ। डायरेक्शन इज सेम। अब तो फिर इधर क्या लिखे? फोर्स बाय क्यू इक्वल टू क्या लिखा तुमने? ई। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन इज सेम। डायरेक्शन निकालने के लिए हमने क्या बोला कि ये टेस्ट चार्ज हमेशा क्या रहने वाला है? +1 कूलम। अगर सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है तो ये टेस्ट चार्ज को अपने से कहाँ पुश करेगा? अवे। अवे करेगा ना। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ? अवे। तो जो डायरेक्शन फोर्स का वो डायरेक्शन फील्ड का। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अगर इसको माइनस कर देता मैं तो फोर्स क्या होता? फोर्स क्या होता? टूवर्ड्स। क्या होता? टूवर्ड्स। तो फोर्स अगर टूवर्ड्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टूवर्ड्स है। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज का अवे, नेगेटिव चार्ज का टूवर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव का। पक्का पक्का? श्योर श्योर? 100% गुड। तो अब तक सिर्फ हमने आज इतना सीखा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ मेरे को। 1/4πε0 Q/r²। ये जो Q तुमने लिखा है ये वो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। पक्का पक्का? श्योर? जो दूसरा चार्ज है वो कितना है? यूनिट पॉजिटिव। वो क्या है? वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स लिखना हो तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन, यहाँ पे जो चार्ज है नीचे, फोर्स अपॉन चार्ज, वो कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। कौन है वो? टेस्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है? पहले चार्ज की। वेरी गुड। पक्का पक्का? तो यहाँ से एक और फॉर्मूला मिल गया तुमको। व्हाट इज F बार? Q into E बार, राइट? तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड? Q into E, Q into E, Q into E। अब अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं तो व्हाट इज द फोर्स? 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। हाँ कि ना? हाँ। अगर मैं Q2 को बाहर रख दूं तो अंदर कौन बचा? Q1। कौन बचा? Q1। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? 1 का। तो इसको मैं Q2 E1 लिख सकता हूँ क्या? वेरी गुड। बराबर ना? तो मैं इसी फॉर्मूला को अगर ऐसा लिखता हूँ 1/4πε0 Q2 by r² Q1, ये कौन है? कौन है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड इनटू पक्का? तो फोर्स के तुम्हारे पास 2-3 फॉर्मूला बन गए। एक है फोर्स इक्वल्स टू Q1 E2 या फिर Q2 E1। व्हेन यू से E2 सोर्स इज सेकेंड चार्ज, उसमें टेस्ट कौन है? टेस्ट 1। एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? 1। फील्ड किसका है? 2। जब ऐसा लिखते हो तो फील्ड किसका है? 1। और फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? 2। हो गया? पक्का? गुड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स। एक्सीलेंट। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। है क्या ऐसा? हाँ। अब ये इतना ज्यादा टाइम इसलिए स्पेंड किया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, अभी तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस समझने में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं।
electric lines of forces, which we also called as electric field lines. And remember, if I am spending extra time on some topic, इसका मतलब ये important है और 12th में इसका connection है। नहीं तो पता ही नहीं, फिर मुझे वापस 12th में पूरा 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज करना पड़ता है। तुमको पूछो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पता नहीं। व्हेन यू राइट डाउन Q to E1, फील्ड किसका, पता नहीं। फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, पता नहीं। तो अब तुमको पता है व्हाट इज Q to E1 का मतलब, हु इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स, सेकेंड चार्ज, किसकी फील्ड, फर्स्ट की। वेरी गुड। अब ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया, माइकल फैराडे नाम का साइंटिस्ट था, उसको लगा ये बहुत कंफ्यूजन है, इक्वेशन। तो व्हाट ही डिड, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करने के लिए लाइंस ड्रॉ किए, लाइंस। तो माइकल फैराडे फाउंड इट इजी, कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। उसी लाइंस को बोलते हो तुम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो माइकल फैराडे found it convenient, मतलब easy basically, found it convenient to represent electric field of a charge, by lines which he called electric lines of forces। और इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलने का एक रीजन भी है, बताता हूँ। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, आई विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, फिर वही स्टोरी है। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और मेरे पास अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, विच इज अ टेस्ट चार्ज, तो सोर्स चार्ज कौन है, प्लस Q, फील्ड किसका है, प्लस Q, बराबर, श्योर। और उसमें फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये भी प्लस वो भी प्लस। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अवे। वेरी गुड। तो ऐसा जाएगा ये चार्ज। अगर ये चार्ज यहाँ होता तो रिपल्शन की वजह से वो ऐसा जाता, हाँ कि ना। अगर यहाँ होता तो इधर जाता, नहीं, यहाँ होता तो इधर जाता, इधर रखा होता तो यहाँ जाता, हाँ कि ना, हाँ, बराबर, सही है कि नहीं, यस। तो ये जो लाइंस है, ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दिस लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पक्का, हाँ कि ना। इसलिए इसको क्या बोलते हो, लाइन ऑफ फोर्स, क्या बोलते हो, लाइन ऑफ फोर्स। तो इट इज अ डायरेक्शन इन विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में लाइंस ऑफ फोर्स एक पॉइंट से कहाँ जाते दिख रहे हैं आपको, अवे। कहाँ जाते दिख रहे हैं, अवे। तो रिमेंबर, माइकल फैराडे ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग ना इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसने क्या किया, एक चार्ज लिया, उसके पास में टेस्ट चार्ज रख दिया, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, रिपल्शन की वजह से द टेस्ट चार्ज इज मूविंग अवे इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये जो पाथ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉलो कर रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो पाथ को फॉलो कर रहा है, उस पाथ का क्या नाम है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर, 100% क्लियर, श्योर, गुड। अब इमेजिन कि मेरे पास पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव चार्ज होता। इफ आई हैव अ नेगेटिव चार्ज इंस्टेड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था वो अवे जाएगा कि टूवर्ड्स आएगा, टूवर्ड्स आएगा। तो इफ आई हैव अ नेगेटिव चार्ज, मेरे पास अगर एक नेगेटिव चार्ज होता तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है, वो टूवर्ड्स आता, हर डायरेक्शन से क्या आता, टूवर्ड्स आता। पक्का। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इसको ऐसा इमेजिन करते हैं, हमारे पास एक की जगह पे दो चार्जेस है, एक की जगह पे दो है,
एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और एक है नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। जस्ट अ मिनट, सिर्फ मुझे इन दोनों का सेंटर को अलाइन करने दो। ओके, वेरी गुड। तो वी हैव अलाइन दिस सेंटर सक्सेसफुली, वेरी गुड। अब इन दोनों चार्जेस के प्रेजेंस में मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया यहाँ पे। ये यूनिट पॉजिटिव है, ये प्लस क्यू है, वो माइनस क्यू है। अब बताओ क्या होगा? ये बताओगे तो लाइन ऑफ फोर्स का डेफिनेशन समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों में क्या होगा? रिपल्शन। तो ये जो यूनिट पॉजिटिव है इससे दूर जाएगा, राइट? और इसमें क्या होगा? तो इसके पास जाएगा, इससे दूर जाएगा, उसके पास जाएगा। तो ये एक पाथ फॉलो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, यस, इट विल फॉलो अ पाथ, यस और नो? तो इट विल फॉलो अ पाथ, यस। और ये जो पाथ है, अब तक ये पाथ स्ट्रेट लाइन आ रहा था, क्योंकि या तो तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज था। अगर सिर्फ पॉजिटिव था तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैसा जा रहा था? अवे, लेकिन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और अगर नेगेटिव था तो इट वाज कमिंग टूवर्ड्स बट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होते हैं ना, वो स्ट्रेट लाइन तब होते हैं जब तुम्हारे पास एक ही चार्ज हो, या तो अवे या तो फिर टूवर्ड्स। लेकिन जब मेरे पास दोनों चार्ज है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक मतलब पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रहा है और नेगेटिव के पास में जा रहा है, हाँ कि ना? मतलब ये अभी क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? ये कर्व बन गया। क्या बन गया? ये कर्व। क्या बन गया? ये कर्व। श्योर? लेकिन एक छोटी दिक्कत और हो गई। जब तुमको मैंने यहाँ पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तुमने बोला अवे है, पॉजिटिव चार्ज से अवे है, और सिर्फ नेगेटिव होता तो टूवर्ड्स होता। इधर बताओ, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? It is the direction of electric field at any point is obtained by drawing the tangent to this curve. तो जो कर्व बना ना, जिसको तुम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल रहे हो, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पाथ होने के साथ साथ वो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी देता है। कैसे देता है? बाय ड्राइंग अ टैंजेंट एट दैट पॉइंट। क्योंकि इस केस में ऐसा हो गया कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम नहीं है। इधर हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन सेम था क्या? हाँ, एट एवरी पॉइंट इट वाज पॉइंटिंग अवे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विल चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना तो कैसे निकालूंगा मैं? बाय ड्राइंग टैंजेंट, बाय ड्राइंग टैंजेंट। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व, is a curve, is a curve at every point of which the tangent drawn gives direction of electric field. It gives direction of electric field. तो ये ऐसा कर्व है जो हर एक पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको क्या देगा? डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। रिमेंबर, द कर्व, ये कर्व क्या करता है? तो क्या देता है? अरे डायरेक्ट किसका डायरेक्शन देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे? द कर्व, द कर्व, द कर्व हो गया, कर्व। आगे नहीं आता। द कर्व, द कर्व, आगे आगे भी बढ़ो। डायरेक्शन कर्व का नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इलेक्ट्रिक फील्ड का, कर्व का डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। वो नोट्स में लिखा है, कम से कम वो तो पढ़ लो। अरे लिखा है वहां पे, a curve drawn such that the tangent drawn at every point of which gives direction of electric field. बाप रे, the curve drawn such that the tangent drawn
एट एनी पॉइंट भी बोल सकते हो, एट एवरी पॉइंट भी बोल सकते हो, एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स एट दैट पॉइंट, मैंने ऑलरेडी बोल दिया एट एनी पॉइंट। तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अबे सिर्फ नेगेटिव का क्या है, टूवर्ड्स। और अगर मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आसपास में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय कर्व, नहीं टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट ऑन द कर्व। ये जो कर्व पाथ किसने फॉलो किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने। तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पाथ था, कर्व पाथ था, उस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट टू द कर्व, नॉट टू द कर्व इटसेल्फ। पक्का पक्का। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों इमेजिन किए, इसके प्रॉपर्टीज बहुत काम के हैं। अब नाउ रिमेंबर, अब ऐसा है कि ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, इसको मैंने यहाँ रखा तो उसने ये पाथ फॉलो किया। उसको मैं अगर यहाँ किसी और जगह पे रखता, यहाँ रखता, तो वो एक अलग सा पाथ फॉलो करता, हाँ कि ना। लेकिन जाता तो पॉजिटिव से किसकी तरफ, नेगेटिव। इट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको यहाँ रख देता तो ऐसा जाता, यस और नो, यस। यहाँ रखता तो फिर वो ऐसा जाता, ऐसा जाता, घूम के जाता, पक्का। लेकिन कहां से कहां जाता, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसा जाता हो, बराबर। अब ये चार्ज जो है, चार्ज ये तो नीचे भी हो सकता था ना, यहां से भी कहां जाता, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, 4 डायग्राम दे दी, आपको बोला सही डायग्राम कौन सा है बताओ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता ही नहीं तो डायग्राम कहां से सही बताओगे, ऐसा, बराबर। ये ऐसा गया, यस और नो, यस, हाँ कि ना, हाँ। और एरो उल्टे मत दे देना, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये हो गया कंप्लीट पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे आर एंडिंग एट नेगेटिव चार्ज। ये बन गया आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो अगला टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो टोटल 7 प्रॉपर्टीज है, 7 7 है, 7। 8वां मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसके लिए 7 है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। 8वां आई विल टेल यू एट द राइट टाइम। फिलहाल इट इज नॉट द राइट टाइम टू टेल यू एवरीथिंग, क्योंकि बहुत थ्योरी है, एक साथ सब थ्योरी पढ़ा दूंगा तो गए चैप्टर गया। तो चलो यहाँ ध्यान दो। पहला प्रॉपर्टी, ये जो बहुत अच्छा सा डायग्राम है ना, ये इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हिडन है, वो तुमको बहुत कुछ बता रहा है। तो तुमको ये बता रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट, मतलब स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखा क्या ऐसा, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस originate from positive charge, and end at negative charge, बराबर। which also means कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। हम ये फाउंडेशन बना रहे हैं आगे के टॉपिक्स के लिए। सिर्फ थ्योरी लिख के देना इज नॉट माय पर्पस, तुमको याद भी रहना चाहिए। आगे अभी कल के लेक्चर में समझेगा कि ये कहाँ काम में आएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर ओनली पॉजिटिव चार्ज था तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओनली नेगेटिव था तो टूवर्ड्स नेगेटिव, लेकिन दोनों चार्ज हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पक्का। नाउ इफ यू नोटिस, मैंने कोई भी 2 लाइंस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करवाया।
राइट। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि तुमको मैंने बोला कि अगर किसी भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो मैं उस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करूंगा, और टैंजेंट मुझे क्या देने वाला है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इमेजिन अगर मेरे पास दो फील्ड लाइन होते और मैंने दोनों फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट करवा दिया होता। अगर दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्टिंग होते, क्या होते? इंटरसेक्टिंग। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पे दो टैंजेंट है, एक यहां जा रहा है, एक यहां जा रहा है। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डायरेक्शन हो गए? लेकिन तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे किया था? इट इज अ पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसा हो सकता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी जा रहा है वहां भी जा रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। अब तुम यहाँ से या तो घर पे जाओगे या तो कहीं और जाओगे, कैसा होगा? हाफ ऑफ मी विल गो समवेयर एंड हाफ ऑफ मी विल गो एट होम। पेरेंट्स का कॉल नहीं आना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता ना ऐसा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इंटरसेक्ट हो सकते हैं क्या? नहीं। एक दूसरे से मिल सकते हैं क्या? नहीं। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट। उधर ना नीदर का एन और नॉर का एन प्रिंट ही नहीं हुआ नोट्स में, तो तुम लिख लो अब। तो सेकेंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक lines of forces, electric lines of forces neither intersect nor meet each other. क्यों? since it will mean, अगर intersect हो गए तो उसका मतलब क्या होगा? It will mean that at the point of intersection there are two directions of electric field which is not possible. वो मैंने नोट्स में लिख के दिया, मैं यहाँ नहीं लिखने वाला हूँ। पक्का पक्का। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर सिंस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट वुड मीन दैट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसा होता है नहीं। नंबर थ्री, अगर आप थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ, आई हैव ट्राइड, पर पता नहीं कितना सक्सेसफुल हुआ। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो यू नोटिस कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है ना, ये जिस कंडक्टर से स्टार्ट हुए और ये जिस कंडक्टर पे एंड हुए, तो उन दोनों जगह पे एंगल कितना बना है? 90। कितना बना है? 90। तो देखो क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में, क्या बोला है? द लाइन्स ऑफ फोर्सेस लीव और एंड ऑन अ कंडक्टर नॉर्मल टू इट। मतलब ये जो लाइंस चालू हो रहे हैं, जिस सरफेस से स्टार्ट हो रहा है और जिस सरफेस पे एंड हो रहा है, वहां पे कितना एंगल बन रहा है? 90। और ये भी तुमको 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब पार्ट 2 में काम में आएगा ये। गुड। देन सो द लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बताओ वापस बताओ। अब बुक में देख के बताओगे। अरे रे रे, लीव और एंड ऑन अ कंडक्टर नॉर्मल टू इट। नॉर्मल टू इट सरफेस भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर टू इट सरफेस भी बोल सकते हो। सिंपल। श्योर। अब मैंने और एक चीज यहाँ पे शो की है, इफ यू हैव नोटिस्ड, मैंने कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं दिखाया। तो जहां पे फील्ड लाइन नहीं होता है ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशन में भी ऐसा था, एक स्फेरिकल शेल था, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था? 0। और यहाँ पे भी एक चार्ज शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। देखो अगला पॉइंट है क्या ऐसा? क्या बोला है? लाइंस ऑफ फोर्स, lines of forces do not pass through a conductor, do not pass through a conductor, which means that is electric field inside the conductor is 0. Electric field inside the conductor is 0. तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जहां पे लाइंस नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या है? 0। पक्का पक्का। श्योर। अब इफ आई टेक
तो स्मॉल एरिया, एक एरिया ले लेता हूँ, सम एरिया, ये जो एरिया है, एरिया, इस एरिया को पहले यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, ठीक, पक्का। तो ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, और यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे कम फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, राइट। तो जहाँ पे एक गिवन एरिया में से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, और जहाँ पे कम हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम होती है। तो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया नॉर्मल टू इट। तो एक गिवन एरिया में से जितने फील्ड लाइंस पास होंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया नॉर्मल टू द एरिया। चलो नॉर्मल बाद में लिख लेंगे हम लोग, तो पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is directly proportional to number of what, हाँ, number of lines passing through, किससे पास हो रहा है, पासिंग, हाँ ठीक है, पासिंग पर यूनिट एरिया मतलब पासिंग थ्रू गिवन एरिया होता है, एक ही बात है वो। पासिंग पर यूनिट एरिया मतलब पासिंग थ्रू गिवन एरिया, पासिंग पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। हाँ, नॉर्मल टू इट वो सब नोट्स में है। हमारा मेरा इंटेंशन ये है टू टेल यू कि अगर एक एरिया में से ज़्यादा लाइंस पास हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज़्यादा है। अब इसी पॉइंट को दो अलग तरीके से लिख दिया तो क्या बन गया, देखो ऐसा है। अब एक बात बताओ, मैंने ये एरिया यहाँ पे रखा, ज़्यादा लाइंस पास हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, बराबर। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा हो वहाँ पे लाइंस क्या होते हैं, क्राउडेड होते हैं। क्या होते हैं, क्राउडेड। अगला पॉइंट है, क्या लिखा है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड इन अ रीजन where the magnitude of electric field intensity is large. So the electric lines of forces are crowded in a region where what, where electric field intensity is large. Very good. अब एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, स्मॉल है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, वाइडली सेपरेटेड है। क्या है, तो अगला पॉइंट बन गया। तो अगला पॉइंट क्या आएगा, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर वाइडली सेपरेटेड इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्मॉल। तो सातवां पॉइंट, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर वाइडली सेपरेटेड, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आर वाइडली सेपरेटेड इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्मॉल। पक्का, यस। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। नंबर 2, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नीदर इंटरसेक्ट nor meet each other, since at the point of intersection it will mean that the electric field has two directions. Number 3, electric lines of forces start or मतलब leave or end on a conductor normal to it. Number 4, electric lines of forces do not pass through a conductor, which means that electric field inside the conductor is zero. Number 5, electric field intensity at a given point is directly proportional to number of field lines passing per unit area at that point. Number 6,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो लाइन्स वहाँ पे क्राउडेड है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक कहा गया, ये रहा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज large and electric lines of forces are widely separated in a region where electric field intensity is small. Sure, good. तो ठीक है, आज बहुत थ्योरी हो गया, we'll stop for today.